हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दोस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो आई होप कि आप सब ये वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज तक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के बारे में। तो आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो आधुनिक भारत के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम आज मैंने वन शॉट रिवीजन करवाते हैं आप सबको। जो वन शॉट 1905 से लेकर 1905 तक क्या क्या हुआ था। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिस्ट्री का जरूरी है उस एग्जाम में, तो जरूर मैंने कि देखना आप सबको बहुत ही जरूरी मैंने ये वीडियो है। क्योंकि ये वीडियो के बिना मैंने समझ ये हिस्ट्री अधूरा है, मॉडर्न हिस्ट्री के बिना। तो ये वीडियो में संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री में जितना आता है 1905 से 1950 तक वो हम बतलाने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। तो चलिए हम उम्मीद ये बात करेंगे कि आप सब जरूर लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम 1905 से स्टार्ट करते हैं। 1905 से 1905, ठीक है। और बात की जाए मॉडर्न हिस्ट्री में 1905 से 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, इसी के बारे में जानते हैं। चलिए तो हम किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, लेकिन हाँ ऐसा बता देंगे आप सबको जो भूलने के मैंने इससे अच्छा तो नहीं पढ़े होंगे जितना हम उम्मीद करते हैं, इससे अच्छा नहीं पढ़े होंगे आज तक। चलिए तो बंगाल विभाजन के बारे में बताते हैं। देखिए और भारत की मैप बनाया जाए। चलिए तो भारत के मैप में अगर बात किया जाए तो हम जानते हैं यहाँ पे बंगाल एरिया था। ये जो एरिया था सब क्या था, बंगाल एरिया, ठीक है। तो ये जो बंगाल था, इसी बंगाल के बारे में हम बात करते हैं, बंगाल विभाजन के बारे में। तो चलिए बंगाल विभाजन में क्या हुआ था। पहले एक बंगाल था, जो ये गोल दिखाई दे रहा है, हम उसी को यहाँ पे काटते हैं। क्या था, बंगाल, ठीक है। इस बंगाल के एरिया में मुस्लिम और हिंदू दोनों की आबादी लगभग सेम थी, ठीक है। मुस्लिम और हिंदू दोनों की आबादी लगभग सेम थी। तो बंगाल में क्या किया गया, मैंने अंग्रेजों क्या किया, फूट डाला और राज करो की नीति तो आप सब जानते होंगे। उसी के तहत बंगाल विभाजन का विचार किया, जो बंगाल को अब क्या करना है, विभाजित करना है। तो बंगाल को विभाजित करने के लिए क्या किया, तो पहले मुस्लिम और हिंदू में लड़ाना सोचा, ठीक है। और मुस्लिम हिंदू में लगाने के लिए यानी कि बंगाल का विभाजन किया। जब बंगाल की विभाजन की बात किया जाए तो बंगाल में इस एरिया में कर दिया मैंने पूरे पश्चिम बंगाल, इधर पूर्वी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और हो गया ईस्ट बंगाल, ठीक है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। तो इस बंगाल को जो विभाजित किया वो दिन था 16 अक्टूबर, ठीक है। देखिए बंगाल विभाजन की बात करें घोषणा के, घोषणा घोषणा हुआ था 20 जुलाई, 20, ठीक है, 20 जुलाई। लेकिन बंगाल विभाजन किया गया 16 अक्टूबर। तो बंगाल विभाजन कब किया गया, विभाजन किया गया 16 अक्टूबर, ठीक है। तो बंगाल विभाजन किया गया 16 अक्टूबर को। बंगाल विभाजन की घोषणा किया था 20 जुलाई को। जब बंगाल का विभाजन किया तो बंगाल का विभाजन किया था, उस समय भारत के वायसराय था, वायसराय लॉर्ड कर्जन, हम कर्जन लिख देते हैं, ठीक है। उस समय भारत के वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो ये बंगाल को विभाजन कर देता है लॉर्ड कर्जन,
ठीक है। लॉर्ड कर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में अगर लॉर्ड कर्जन की बात किया जाए तो भारत में सर्वाधिक रेल का विकास किस वायसराय के शासनकाल में हुआ है, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, जो 1999 से 1905 तक, मैंने 1999 में आया था, 1905 तक रहा था, 5 में रिटायर हुआ। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, इसकी घोषणा 20 जुलाई को किया गया था, लेकिन विभाजन 16 अक्टूबर को किया गया, ठीक। और बंगाल जो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, तो बंगाल का जब विभाजन किया गया तो इसमें मानी उस सबका मेन मंसूबा था जो बंगाल का विभाजन करेंगे और हिंदू मुस्लिम में फूट डालेंगे हम और राज करेंगे, हिंदू मुस्लिम में लड़वाएंगे और राज करेंगे। और ऐसा ही 1905 में जब बंगाल को विभाजन किया गया, क्या किया, पहले क्या किया, तो हिंदू के जो मंदिर रहता है, मंदिर में मैंने गाय का मांस फेंक दिया, और जब ये विवाद हुआ तो हिंदू क्या किया, मुस्लिम पर अटैक किया। इस एरिया में हिंदू की आबादी ज्यादा था, ठीक है, और इस एरिया में मुस्लिम, इस एरिया में मुस्लिम की आबादी ज्यादा था, तो हिंदू क्या किया, मुस्लिम पे अटैक किया, ठीक है। और जब अटैक किया तो मैंने मुस्लिम को मैंने तहस नहस कर दिया इस एरिया को। फिर कुछ दिन बाद क्या किया, अंग्रेज दिमाग लगाया, जब मामला शांत हो गया तो फिर अंग्रेज क्या किया, मुस्लिम को मैंने मुस्लिम हिंदू के एरिया में जाकर के क्या कर दिया, फेंक दिया, सॉरी मुस्लिम के एरिया में जाकर के फेंक दिया, मुस्लिम के जो मस्जिद होता है उसमें जाकर के फेंक दिया, मैंने क्या बोलता है, शुगर का जो मीट होता है वो जाकर के फेंक दिया, जिसके कारण मैंने मुस्लिम सब क्या कर दिया, जो होता है हिंदू पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है। इसीलिए क्या कर बंगाल को विभाजन किया। अब बंगाल को विभाजन करके देखिए, मूल रूप से अगर बात किया जाए जब बंगाल का विभाजन के बारे में, तो अंग्रेज झूठा वादा किया था कि बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। बंगाल क्या है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके कारण हमको शासन करने में बंगाल में असुविधा हो रही है, इसलिए हम बंगाल को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। बंगाल विभाजन करने का यही कारण अंग्रेज बताया था, जो बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमको शासन करने में असुविधा हो रही है, इसलिए हम बंगाल को विभाजन करेंगे और विभाजित करके शासन करने में अलग अलग यानी गवर्नर रखेंगे और उसके बाद शासन करेंगे, ठीक है। इसलिए बंगाल को विभाजित करेगा, ये अंग्रेज का कहना था, लेकिन यह माने कि अधूरा सच है। सच ये बात है, जब बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहा था क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम में बांटता और उसके बाद आराम से फूट डालो और राज करो की नीति अपना करके और फूट डाल करके और यहाँ पर शासन करते रहता, ठीक है। ये बात था अंग्रेजों का दिमाग में चला था। अगर बात करें अगर आपको बोलना पड़ेगा बंगाल विभाजन से आप क्या समझते हैं, तो बंगाल विभाजन के बारे में आपको बताना होगा। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, लेकिन बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया। बंगाल का विभाजन किया गया पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल में जब किया गया तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन था, और इसके लॉर्ड कर्जन का कहना था कि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमको शासन करने में असुविधा हो रही है, इसलिए हम बंगाल को विभाजित करते हैं। लेकिन यह बात नहीं था, मैंने बंगाल को विभाजित इसलिए करा था क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम में बांटे और फूट डालो और राज करो की नीति के कारण आराम से ऐश करते रहे, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये था मंसूबा अंग्रेज का। आई होप कि आप सब बंगाल विभाजन के बारे में समझे होंगे। ये बंगाल विभाजन के बारे में तो जो कुछ तथ्य था वो हम बताए, ठीक है। और आराम से बंगाल को विभाजित करके और राज करते रहा, और यही माने चलते रहा। फिर बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर देता। 1911 में जाएंगे तो बताएंगे बंगाल विभाजन जो है रद्द 1911 में करता है, रद्द 1911 में करता है। 1911 में जाएंगे तो 1905 में 6, 7, 8, 9, 10, 11 करके जाएंगे तो 1911 में क्या करता है, बंगाल विभाजन रद्द, क्योंकि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करता है। 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जाती है। 1911 में जॉर्ज पंचम जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री राजा, वो आए थे भारत अपनी महारानी के साथ में, और इसी समय तृतीय दिल्ली दरबार में आए थे। इसे भव्य दिल्ली दरबार कहा जाता है, सबसे ज्यादा रुपया इसी दिल्ली दरबार में लगा था, ठीक है। इस सब के बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले 1911 से पहले 1906 में बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी बात को हम बताएं, पश्चिमी बंगाल पूर्वी बंगाल में बांट दिया था अंग्रेज, ठीक है। और 1905 के बाद 1906 में 1906 में इसने 30 दिसंबर के दिन मुस्लिम लीग का स्थापना कर देता है। क्या कर देता है,
30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग के स्थापना कर देता है। मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां थे। इसके संस्थापक की बात किया जाए, संस्थापक सलीमुल्लाह खां। ठीक है, मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां। और बात किया जाए प्रथम अध्यक्ष, तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। ठीक है, देखिए मुस्लिम लीग का मैंने 1906 में मैंने कोई ऐसा एक्टिव मुस्लिम नहीं था जो मैंने स्थापना करता मुस्लिम, अंग्रेजों ने जबरदस्ती मुस्लिम लीग का स्थापना करवा दिया। ठीक है, अंग्रेज मैंने बोला जैसे कांग्रेस हिंदू का पार्टी है, इसलिए वैसा ही मुस्लिमों का पार्टी एक होना चाहिए। मुस्लिम लीग उससे मैंने सलीमुल्लाह खां को बोला, और आगा खां को, मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां थे और प्रथम अध्यक्ष आगा खां को। ठीक है, बना दिया गया। अगर बात करें मुस्लिम लीग के बारे में, तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो ढाका में। कहाँ था? ढाका। ठीक है, ढाका जो अभी जो है ईस्ट बंगाल जो हम बताए थे, और वेस्ट बंगाल, तो पूर्वी बंगाल, बाद में बांग्लादेश, पहले पूर्वी पाकिस्तान बनता है, पूर्वी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश बना जाता है। तो यही ढाका बांग्लादेश। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। तो यहीं पर प्रथम अध्यक्ष होता है मुस्लिम लीग का। ठीक है, जैसे कांग्रेस का प्रथम, मैंने कांग्रेस के बारे में हम एक वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, आप जा करके देख सकते हो कांग्रेस पार्टी के बारे में, क्योंकि हम आधुनिक भारत 1905 से आए हैं, तो इसलिए कांग्रेस के बारे में नहीं बताए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो में मैंने कोई भी इंटरेस्ट है तो आप जरूर वीडियो को कहीं ना कहीं जरूर शेयर कीजिएगा, किसी न किसी को जरूर ही ये बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए 1906 में बताया जब मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, 30 दिसंबर 1906 के दिन मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां और प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना इसलिए किया गया क्योंकि ये मुसलमानों की एक पार्टी बहुत बड़ी बनी, और बाद में यही मुस्लिम लीग जाकर के भारत का विभाजन करवा दी और जाकर के पाकिस्तान का गठन हो गया। ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना, मुस्लिम लीग के बारे में आपको समझ में आया होगा। फिर है 1907 1907 में हमारा सूरत अधिवेशन। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन के बारे में बताते हैं। तो 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। देखिए कांग्रेस का मतलब थे जो हमेशा अधिवेशन होता है, जैसे कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होता है। ठीक है, और ए होम के द्वारा जो बदलाए हुए हैं पहले ऑलरेडी एक वीडियो में, ए होम के द्वारा प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी रहता है और द्वितीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ऐसा ही मैंने दादा भाई नौरोजी के बाद बदरुद्दीन तैयबजी जॉर्ज वीडियो मीटर पर आते रहता है। ठीक है, तो और इसी में जब हर एक साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में मैंने खुद, चलिए हटा देते हैं, कांग्रेस में खुद मैंने फूट डाला जाता है, क्योंकि 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें कांग्रेस पहली बार गरम दल और नरम दल में बढ़ जाता है। जो कांग्रेस पार्टी थी पहली बार गरम दल, कांग्रेस पहली बार गरम दल और नरम दल में बढ़ जाता है, और कांग्रेस पहली बार कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन होता है। क्वेश्चन अगर आ जाए कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। कांग्रेस का विभाजन पहली बार 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या रूप में? नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो नरम दल के नेता के बारे में पूछता नहीं है, लेकिन गरम दल के नेता के बारे में जरूर पूछता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में या गरम दल की, कांग्रेस के गरम दल के नेता कौन थे? तो इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट है लाल बाल पाल। ठीक है, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल के नेता यही थे, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल से होता है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक।
पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन होता है और विभाजन में नरम दल और गरम दल के रूप में हो जाता है। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं रास बिहारी घोष। क्योंकि देखिए क्यों विभाजन होता है पहली बार, इसका मतलब तर्क क्या है? इसका तर्क ये है कि गरम दल वाला का कहना था कि तीनों में से किन्हीं एक को बनाया जाए। कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो ये लाल बाल पाल है, लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यही तीनों में से कोई एक को बनाया जाए। लेकिन नरम दल वाला का कहना था जी नहीं, अगर गरम दल वाला को अभी बना देंगे कांग्रेस के अध्यक्ष तो ये अभी नई नई पार्टी है, 1985 में जन्म लिया है पार्टी और फिर ये बहुत जल्दी समाप्त कर देगा हमने, तो फिर एक मंच नहीं रहेगा विश्व स्तर पे जहाँ पर हम सब रुकेंगे और बातचीत करेंगे अंग्रेज के विपक्ष में कि कोई भी मतलब कोई कानून बनाएंगे या षड्यंत्र करेंगे, पार्टी नहीं रहेगा। इसलिए गरम दल के अध्यक्ष को नहीं बनाया जाता है और रास बिहारी घोष को बना दिया जाता है। ठीक है, इसका बहुत बढ़ चढ़ के विरोध होता है लेकिन नहीं मानते हैं। तो कांग्रेस में लाल बाल पाल बोलते हैं हम गरम दल के नेता है, आप सब नरम दल के नेता हो जाइए, और नरम दल और गरम दल में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो और पूछ रहे थे 1907 के सूरत अधिवेशन से आप क्या समझते हैं, लाल बाल पाल से आप क्या समझते हैं? तो ये इसका आंसर होगा लाल बाल पाल से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर होगा लाल बाल पाल 1907 के सूरत अधिवेशन में लाल बाल पाल का संबंध 1907 के सूरत अधिवेशन में। देखिए अगर पूछ दे लाल बाल पाल से आप क्या समझते हैं तो इसका आंसर होगा लाल बाल पाल 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल के नेता थे। ठीक है, किसके नेता थे? गरम दल के नेता थे। लाल का शाब्दिक मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और गरम दल वाला का कहना था जी तीनों में से लाल बाल पाल में से किन्हीं एक को नेता लीडर बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती है और 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बना देती है, जिसके कारण कांग्रेस को पहली बार विभाजन होता है गरम दल और नरम दल में, कांग्रेस का पहली बार विभाजन। ठीक है, आई होप कि आप सबको 1907 के सूरत अधिवेशन के बारे में समझ में आया होगा। चलिए और मिटाते हैं। उसके बाद 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद हम 1908 जानते हैं। 1908 देखिए 1908 में क्या होता है, जो पहली बार किसी भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सबसे कम उम्र में फांसी पड़ा था 18 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस को। ठीक है, फांसी पड़ता है, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी है ये खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस का फांसी 11 अगस्त को पड़ता है, 11 अगस्त 1908 को पड़ता है फांसी खुदीराम बोस को। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी पड़ता है 11 अगस्त 1908 को। कहाँ पे पड़ता है? तो मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल। देखिए बंगाल के मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल। अब बोले बिहार के मुजफ्फरपुर है, हम तो बिहार में सुने, तो उस समय बिहार का गठन ही नहीं हुआ था क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हो जाता है। ठीक है, तो 1912 से पहले नहीं है खुदीराम बोस, तो बोलेंगे बंगाल के मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ये कहाँ के है? तो ये है बंगाल मैंने मुजफ्फरपुर, अभी बिहार में पड़ता है, मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल, मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल। ठीक है, तो 1908 में 11 अगस्त को फांसी पड़ता है खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में। तो हम अभी बताया 1905 में बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई और विभाजन किया जाता है 16 अक्टूबर को। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद बताया 1906 में 30 दिसंबर के दिन मुस्लिम लीग स्थापना किया जाता है। संस्थापक सलीमुल्लाह खां, प्रथम अध्यक्ष आगा खां, स्थापना ढाका में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताया 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और इसी में गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। लाल बाल पाल यहीं पर लिख लीजिए, लाल बाल पाल। ठीक है, और 1909 में 1909 ये इम्पोर्टेंट है। 1909 में बड़े इम्पोर्टेंट तो सभी है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 1909 में मार्लो मीटो अधिवेशन होता है, मार्लो अधिवेशन एक्ट।
ठीक है। मार्लो मीटो एक्ट, एसीटी एक्ट। मार्लो मीटो अधिवेशन होता है कब? 1909 में। 1909 में मार्लो मीटो जब अधिवेशन होता है, इस मार्लो मीटो अधिवेशन में क्या किया जाता है? अंग्रेज जब मुस्लिम लीग को बढ़वा दिया तो मुस्लिम लीग कुछ कर ही नहीं, मानी अभी तक कुछ नहीं किया। तो मुस्लिम लीग को मार्लो मीटो अधिवेशन में 1909 में अंग्रेज बोलता है चौपट मैंने तुम बना लिया है, मुस्लिम लीग पार्टी बना लिया है, शांति से बैठे, अब कुछ मांगेगा नहीं तो हम कैसे दे देंगे? हमको दिखा थोड़ी होना है कांग्रेस से, तुम मांगो ना। जबरदस्ती अंग्रेज बोल करके मुसलमानों से माने कि मांग करवाता है, तो मुसलमान मांग करता है मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसको अंग्रेज दे देता है। 1909 में मार्लो मीटो अधिवेशन क्या होता है? मांग करता है मुसलमान से मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मांग करता है 1909 में मार्लो मीटो अधिवेशन में, तो मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को दे देता है। देखिए मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है क्या? तो इसमें अंग्रेजों ने मान फोर्सपूर्वक बलपूर्वक क्या किया था? मुस्लिमों को बोला था मांग कीजिए, तो मुस्लिम क्या मांगा था? मुस्लिम लीग तो ये मांगा था कि हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अब ये क्या है? मैंने कि एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चुनाव में या तो मुस्लिम ठीक ठहरा होगा या मुस्लिम ही मैंने कि वोट देगा। तो दे दिया अंग्रेज मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में, ठीक है। तो इसमें कहा गया है सिर्फ और सिर्फ चुनाव में मुस्लिम ही वोट देगा, सॉरी मुस्लिम ही कैंडिडेट रहेगा, ठहरा होगा कौन? मुस्लिम रहेगा, ठीक है। मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1911 में 1909 में दे दिया जाता है, बाद में इसे 1911 में ही रद्द कर दिया जाता है। बाद में मुस्लिम याद रखना 1909 में मार्लो मीटो अधिवेशन में मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को दिया गया। ये अगर पूछ दे इस समय 1906 से 1909 तक भारत के वायसराय कौन थे? यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय, या खुदीराम बोस के फांसी के समय भारत के वायसराय, या कांग्रेस के विभाजन के समय पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उस समय भारत के वायसराय, ठीक है। मैंने सूरत अधिवेशन के समय भारत के वायसराय, या मार्लो मीटो अधिवेशन या मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दिया गया, इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो, ठीक है। यहीं पर है मार्लो मिंटो, इसी नाम से पता चलता है मिंटो थे जो मिंटो भारत के वायसराय, ठीक है। और ये मार्लो थे भारत का राज्य सचिव, ठीक है। लॉर्ड मार्लो थे भारत का राज्य सचिव। ये भारत में सबसे बड़ा पद था वायसराय का, ठीक है। लेकिन वायसराय से ऊपर होता था भारत का राज्य सचिव, ठीक है, जो भारत में नहीं रहता, तो इंग्लैंड में हमेशा रहता था। मिंटो है वायसराय, मिंटो देखिए, देख लीजिए मिंटो, मिंटो है यहाँ पर लिखे हुए मिंटो, ठीक है। 1909 में भारत का वायसराय 1909 तक रहता है लॉर्ड मिंटो, क्योंकि 1906 से लेकर 1910 तक रहता है मिंटो। उसके बाद 1910 ईस्वी में विशेष कुछ है नहीं, टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की है महात्मा गांधी, बस यही बात जान लीजिए। अभी महात्मा गांधी भारत में नहीं आए तो भारत में नहीं किए होंगे, और कहाँ की है? इंग्लैंड में टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना। तब अब आते हैं 1911 में। 1911 1911 में हम एक बात जान गया कि बंगाल जो मैंने बंगाल जो विभाजन हुआ था, तो ये बंगाल विभाजन रद्द हुआ, ठीक है। 1909 में क्या, 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द। इसके बारे में क्या जानना है? इस 1911 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 1911 के बारे में हम मैंने भुलाएंगे तो बात खत्म हो गया, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ही लेता है। 1911 के बारे में हम जान लेते हैं। 1911 में क्या होगा? तो मैंने तृतीय दिल्ली दरबार लगा, क्या हुआ? तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में, तृतीय दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार की बात किया जाए, दिल्ली दरबार भारत में 3 गो लगा है, दिल्ली दरबार, ठीक है, 3 गो लगा है। एक 1877 में, ठीक है, एक 1903 में, एक 1911, ठीक है। 1877 में लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय था, मैंने लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। इस समय दिल्ली दरबार लगा 1903 में, यानी 1905 में हम बताए थे लॉर्ड कर्जन था। कर्जन नहीं लिखते हैं, कर्जन नहीं लिखते हैं, लॉर्ड सब में लगेगा, वायसराय के सभी नाम में लॉर्ड लगता है, कर्जन।
और 1911 में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, तो 1977 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में मानी कि भारत दिल्ली दरबार लगता है प्रथम। मानी कि दिल्ली दरबार क्या है, दिल्ली में एक दरबार लगता था जहाँ से इंग्लैंड के मानी कि राजा आते थे भारत में, लेकिन 1977 वाला में 1870 वाला में नहीं है। ठीक है, 1903 वाला में आने वाले थे, तबीयत खराब हो गया तो अपने भाई को भेज दिया। ठीक है, और 1911 में आए भारत और उस राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। ठीक है, हार्डिंग के शासनकाल में है जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम। 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा, तृतीय दिल्ली दरबार, वो तो तृतीय दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के राजा कौन थे, जॉर्ज पंचम अपनी रानी क्वीन के साथ आए थे कहाँ, भारत। ठीक है, इसी को कहा जाता है भव्य दिल्ली दरबार। 1911 वाला दिल्ली दरबार को कहा जाता है भव्य दिल्ली दरबार। सबसे ज्यादा किस दिल्ली दरबार में खर्च हुआ, 1911 वाला दिल्ली दरबार में। ठीक है, जब दिल्ली दरबार में आए, ये क्या बोलता है जॉर्ज पंचम, तो इनका भी विरोध कर दिया गया। जब इनका विरोध किया गया तो इन्होंने पूछे कि काहे विरोध किया जा रहा है। पहले देखिए, तो ये जब इनका विरोध किया गया तो पूछे कि काहे विरोध किया गया है, तो बताया कि बंगाल विभाजन हमको नहीं चाहिए। सब बोले कि बंगाल विभाजन हमको नहीं चाहिए। तो ये 1911 में जॉर्ज पंचम जो आए थे तो भारत में, तो यही बोल दिए कि बंगाल विभाजन आपको नहीं चाहिए, तो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन रद्द, ये घोषणा किए थे, बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। लेकिन हम सबको कहना है कि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कहा था ना लॉर्ड कर्जनी, बंगाल विभाजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जॉर्ज पंचम ने बोला कि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम सबको शासन करने में असुविधा हो रही है। तो आप जो बोल रहे हैं जब बंगाल विभाजन रद्द किया जाए, तो बंगाल विभाजन मान लीजिए जहाँ हम रद्द कर देते हैं, ये इतना बड़ा क्षेत्र है हमको शासन करने में असुविधा होगी। तो इसीलिए बोले थे बंगाल विभाजन तो रद्द करेंगे, लेकिन एक इसी में से राज्य निकलेगा और राज्य था बिहार। ठीक है, तो 1911 में घोषणा कर दिए और बाद में जाकर के 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना, बिहार में जाता है। 22 मार्च 1912 को क्या होता है, बिहार की स्थापना होता है। लेकिन घोषणा 1911 में जॉर्ज पंचम कर देते हैं। ठीक है, बिहार से याद आया, तो बिहार की अगर बात किया जाए बिहार के बारे में, तो बिहार किससे निकला था, बिहार निकला पश्चिम बंगाल से। ठीक है, बंगाल से निकला बिहार। अगर बिहार से बात किया जाए तो बिहार से कौन निकला, बिहार से निकला पहले उड़ीसा निकला 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936। ठीक है, उड़ीसा निकला। अगर बात किया जाए झारखंड, बाद में क्या निकला, उड़ीसा के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद निकला झारखंड। ठीक है, और उड़ीसा की स्थापना हो गया 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बन गया, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मान कि बिहार से झारखंड निकल गया। कौन था, झारखंड। ठीक है, इतना बड़ा मान कि बंगाल था। जब बंगाल से क्या निकला, पहले बंगाल से पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, मान कि बाद में अभी जो बांग्लादेश है वो, और उसके बाद बंगाल से बिहार निकला, बिहार से उड़ीसा निकला, बिहार से झारखंड निकला। ठीक है, बिहार से एक और राज्य का मांग कर रहा है तोड़ने के लिए। ठीक है, तो अभी तो होने संभव नहीं है अभी जो बिहार से कोई राज्य टूटेगा, लेकिन मांग किया जा रहा है मिथिला के एरिया में जो बिहार से एक और राज्य तोड़ा जाए। ये आपको समझ में आ गया होगा। जब लॉर्ड हार्डिंग जो था, जो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो वायस आया था, इनके शासनकाल में जॉर्ज पंचम आए थे जो राजा थे इंग्लैंड के, इन्होंने घोषणा किया जब बंगाल विभाजन रद्द करते हैं, लेकिन बिहार से बंगाल से एक राज्य की गठन होगा। एक बहुत गरीबी एरिया इस एरिया में था, क्योंकि बिहार गरीब राज्य है, सभी बीमार राज्य है, सबसे अशिक्षित राज्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है बिहार में। बिहार की स्थिति दयनीय चल रही है, तो इसीलिए बिहार एक राज्य को अलग कर दिया। बात समझ में आ गया, तो बिहार अलग हो गया, बिहार अलग हो गया। उसके बाद बिहार से टूट गया उड़ीसा, उसके बाद झारखंड टूट गया। तो दिल्ली दरबार समझ में आ गया होगा। इसकी मानी उस समय भारत के पास लॉर्ड हार्डिंग थे और भव्य दिल्ली दरबार हुआ, सबसे ज़्यादा रुपया लगा। इस समय जॉर्ज पंचम भारत आए थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, और इन्हीं के सम्मान में बना था गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में, जॉर्ज पंचम के सम्मान में बना गेटवे ऑफ इंडिया,
गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। देखिए इंडिया गेट है दिल्ली में, ये बात याद रखिए, इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। और मुंबई इसीलिए तो कहा जाता है भारत का मुख्य द्वार किसे? मुंबई को, 7 टापुओं का शहर मुंबई को, भारत की फिल्म सिटी मुंबई को, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ बनाया गया? तो मुंबई में बनाया गया, जो अभी भारत की क्या है? मुंबई वित्तीय राजधानी, भारत की क्या है? वित्तीय राजधानी। सबसे ज्यादा बैंकों का स्थापना कहाँ हुआ है? मुंबई में। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में क्या किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। यह गेटवे ऑफ इंडिया से जॉर्ज पंचम समाने में बना, जॉर्ज पंचम इसी गेटवे ऑफ इंडिया से माने कि भारत में आए थे और क्या किए? तो बंगाल विभाजन रद्द किए, दिल्ली दरबार शामिल हुए, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है। ये काम किए थे माने कि जॉर्ज पंचम। आई हूँ कि आपको जॉर्ज पंचम के बारे में समझ में आया होगा, तो इसको इरेज करते हैं। और 1912 वाला ये तो जान ही गया, 1912 में बिहार की स्थापना। चलिए 1913 बताते हैं, मिटाते हैं इसको। चलिए तो हम जान गए जो 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन रद्द हुआ। और बंगाल विभाजन रद्द कौन किए? जॉर्ज पंचम। तो जो बंगाल विभाजन रद्द कर दिए, बंगाल जो हम बतलाए हैं अभी आपको, सुनिए, ये बंगाल के गया था, ये बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। जब इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, तो इसी के लिए तो कुछ दिन के लिए बंगाल सब फिर मिल गया था। इसी के लिए उस समय तो संपूर्ण बंगाल था ना, ये भी बांग्लादेश जो है, ये अभी ये भी बंगाल था, ठीक है, ये भी भारत में था। लेकिन हम अभी की बात बता रहे हैं कि इस मैप में बंगाल यहाँ पर रद्द कर दिया गया था, बंगाल विभाजन। जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, इसी खुशी में पहली बार 1911 में ही माने कि रविंद्रनाथ टैगोर जॉर्ज पंचम के सम्मान में एक माने गाना गाए थे, जिसे अभी भारत के राष्ट्रगान कहा जाता है, ठीक है। और माने कि गाना गाए थे क्या? जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। माने कि किसके सम्मान में? जॉर्ज पंचम के सम्मान में क्या बोल रहे थे? जन गण मन अधिनायक जय हो। मेरी जो जनता जो है, जनता का जो जन का जो है मन, जन माने जनता, जनता का जो है मन, जन गण मन अधिनायक जो जय जयकार कर रहा है आपको। और भारत का जो आप आए हैं तो भाग्य क्या हो गया? माने कि खुल गया है। और उसके बाद बताए थे ये पंजाब, ये सिंध, ये गुजरात, ये मराठा, ये द्रविड़, उत्कल, उत्कल बंग। उसके बाद बताए थे विंध्य, हिमाचल, हिमाचल, यमुना, गंगा, ठीक है। और संपूर्ण भारत के बताए थे विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, मैंने पूरे बता दिए। इस सब आपको क्या कर रहा है? सम्मान कर रहा है। तब तो बताए थे जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग। तब बोले तब शुभ नाम में गाये तब शुभ आशीष मान, गाये तब जय गाथ जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। तो ये जो बोले थे पहली बार क्या किए थे 1911 में? तो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन गाए, पहली बार क्या किए। इसके बाद है जन गण मन पहली बार गाया कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो जन गण मन पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर का है। और बोल दिए 52 सेकेंड में गाया जाएगा। तो 52 सेकेंड में जन गण मन कितना सेकेंड में गाया जाता है? 52 सेकेंड में। पहली बार कौन गाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। मैंने 1911 में कोलकाता अधिवेशन चला था, उसी में मैंने इसी खुशी में गाए थे 1911 में, ठीक है। तो 1911 आपको समझ में आ गया होगा। 1912 में बता दी थी बिहार की स्थापना, 1913 बता दें। 1912 में बता दिए बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुआ था, 1913, ठीक है। तो 1913 में हमको बताना है गदर पार्टी की स्थापना। क्या? गदर पार्टी की स्थापना कौन करता है? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कौन करता है? लाला हरदयाल, ठीक है। ये करता है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। तो पहली बार गदर पार्टी की स्थापना किसने किया है? लाला हरदयाल 1913 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। लेकिन पूछिए अगर भारत में गदर पार्टी की स्थापना कौन किया है? ये गदर पार्टी की स्थापना भारत में कौन किया है? सोहन लाल भकना, ठीक है। भारत में सोहन लाल भकना। भारत में गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? सोहन लाल भकना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये गदर पार्टी के बारे में बताया, गदर पार्टी के संस्थापक है लाला हरदयाल, लेकिन भारत में गदर पार्टी के संस्थापक है सोहन लाल भकना, ठीक है। 1914 में हमको कुछ विशेष पाना नहीं है, ठीक है। खेंडा विद्रोह हुआ था 1914 में। क्या होता है? खेंडा विद्रोह। खेंडा विद्रोह, खेंडा विद्रोह कब हुआ था? 1914 में, ठीक है। और 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, तो प्रथम विश्व युद्ध मैंने 28 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था, जिसमें 37 देश भाग लिया था, ठीक है। 37 देश में मैंने कोई भी युद्ध अकेले तो होता नहीं, अकेले हम माने कि इससे मारपीट करेंगे, अकेले मारपीट होगा नहीं ना, आदमी चाहिए मारपीट करने के लिए। तो मानी दो पार्टी जो दो गुट था उसमें लड़ाई होता, मित्र राष्ट्र और केंद्र शक्ति। मित्र राष्ट्र प्रथम अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बात किया जाए तो 37 देश लड़ा था। 37 देश में मित्र राष्ट्र और केंद्र शक्ति के बीच में युद्ध हुआ। केंद्र शक्ति का दूसरा नाम है धुरी राष्ट्र, ये धुरी राष्ट्र, ठीक है। तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में युद्ध हुआ। और मित्र राष्ट्र के बारे में बात किया जाए तो मित्र राष्ट्र 27 देश में मानी 37 देश में 27 देश तो मित्र राष्ट्र की तरफ से मानी के लड़ दिया, और मात्र 10 देश केंद्र शक्ति की तरफ से लड़ा था, और 27 देश मित्र राष्ट्र की तरफ से। पहली बात तो ज्यादा है तो जीत जाएगा, और माने और कम है तो हार जाएगा। माने ये बात कर रहे हैं होंगे जी हार ही जाएगा, हारा यही है। लेकिन शुरुआत में 95% युद्ध को 90% से 95% युद्ध ये जीत लिया, क्योंकि इस केंद्र शक्ति में था जर्मनी, ठीक है। अब दुनिया के जितना देश के नाम जानते हैं जो प्रसिद्ध है अभी सब देश है मित्र राष्ट्र की तरफ से। एक देश अकेला जर्मनी इस एरिया से मित्र राष्ट्र में था, क्या होता है? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस इत्यादि, इस सब जो देश था, इस सभी अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन भी बाद में था कुछ, मैंने अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जितना देश था प्रसिद्ध देश वो सभी माने कि मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा। और अकेला जर्मनी और 10 देश था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, इस सब में माने प्रमुख देश ये सब था, सब लड़ा केंद्र शक्ति की तरफ से, ठीक है। जीता हुआ युद्ध हार गया घमंड के कारण, जर्मनी जीता हुआ युद्ध हार गया घमंड के कारण, और अमेरिका शामिल नहीं होता था मित्र राष्ट्र जीतने वाला युद्ध नहीं था प्रथम विश्व युद्ध, जिसकी शुरुआत बता दिए। ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 28 जुलाई 1918 से चला था 11 नवंबर 14 से 11 नवंबर 1918 तक, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। और बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध क्यों शुरू था, कोई भी कहानी में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, यही सब अगर जान लिए तो बात खत्म है। तो क्यों चला था? तो 28 जुलाई से पहले, जस्ट एक महीना पहले की बात करते हैं। जुलाई से पहले जो महीना आता है जून, ठीक है। तो जून में 28 जून के दिन ऑस्ट्रिया के राजकुमार आदिल फर्डिनेंड को सर्बिया की राजधानी बोस्निया में हत्या कर दिया गया था। जोसेफ प्रिंसेस यानी कि सर्बिया के ही राजा करवा दिया था जोसेफ प्रिंसेस, ठीक है। जिसके कारण यानी कि ऑस्ट्रिया एक महीना का मोहलत दिया, और एक महीना की मोहलत में जब सबूत नहीं बनी कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार है, तो ऑस्ट्रिया के राजा एक महीना का टाइम दिया, तो सर्बिया इसका कोई सबूत नहीं दिया, जिसके कारण मानी कि युद्ध हो जाता है। तो मैंने इसके बारे में कॉन्सेप्ट मैंने पूरे वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहिएगा तो जा करके मैंने प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको इरेज करते हैं, आगे बताते हैं। 1914 में ये हुआ था 1915 में,
1915 में बात किया जाए तो 15 में गांधीज बैक, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 9 जनवरी के दिन। कब? 9 जनवरी के दिन आए, इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, इसलिए 1915 से हम सब मनाते 9 जनवरी को आए हैं, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। या 2 साल में एक बार मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा भारतीय प्रवासी दिवस। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो 1915 में ही साबरमती आश्रम की नींव डाल दी है, ठीक है, बना नहीं है। साबरमती आश्रम 1916 में बना, लेकिन नींव 1915 में ही सराभाई अम्बालाल से रुपये लेकर के साबरमती आश्रम की नींव डाल दी, ठीक है। 1915 में नींव डाल दी है कौन? महात्मा गांधी साराभाई अम्बालाल से रुपया लेकर के साबरमती आश्रम बन रहा था। किससे साबरमती आश्रम को बनाने के लिए रुपया कौन दिया? साराभाई अम्बालाल, ठीक है। तो साबरमती आश्रम का नींव पड़ गया, ठीक है। तो छोटे थे इसे नहीं लिखते। 1916 में साबरमती आश्रम बन गया। 1916 में क्या हुआ? आश्रम, ठीक है। हम गांधी जी के बारे में विशेष, अभी गांधी जी भारत आए हैं, लेकिन भारत गांधी जी के बारे में हम ये नहीं बताते कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, क्यों हुआ, बेटी का नाम क्या था जो लक्ष्मी थे, और सॉरी मैंने बेटा मैंने क्या वो था, 5वां बेटा किन्हें कहा जाता है, ठीक है। जितना बात है सब कुछ हम गांधी जी के बारे में एक वीडियो पहले से ही बना कर रखे हुए हैं, आप जाकर के प्ले लिस्ट कीजिए और गांधी जी के बारे में मैंने की जान लीजिए। चलिए 1915 में जब गांधी जी आए तो 9 जनवरी को तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1915 में ही नींव डाली थी साबरमती आश्रम का, जो बन करते हैं 1916 में, ठीक है। और 1916 की बात किया जाए, 1916 में और क्या हुआ, तो 1916 में कांग्रेस जो पार्टी थी 1905 में विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? सॉरी 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसी लखनऊ जो अधिवेशन हुआ, इस लखनऊ अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस जो है विचार किया जब अगर भारत को आज़ादी चाहिए, भारत को अगर आज़ादी चाहिए तो हमको क्या करना होगा, हमको मतलब टूट करके चाहे जहाँ तहाँ से आज़ादी ले ले, इतना मतलब कि अंग्रेज कमजोर भी नहीं है जो हमको आज़ादी दे दे, ठीक है। इसीलिए 1916 में कांग्रेस मतलब कि जो नरम दल था, नरम दल और गरम दल और जो मुस्लिम लीग था, तीनों एक साथ हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मजबूत कांग्रेस का था, सबसे ज्यादा मजबूत तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सबसे ज्यादा मजबूत, ठीक है। कांग्रेस एक साथ कब होता है? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस एक साथ हो जाता है। पहली बार महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में ही शामिल हुए थे, अध्यक्षता नहीं किए थे। गांधी जी केवल एकमात्र ही कांग्रेस की अध्यक्षता करते 1925 वाला, ठीक है, सॉरी 1924 वाला बेलग्राम कर्नाटक वाला अधिवेशन, ठीक है। लेकिन 1916 में लखनऊ गांधी जी शामिल हुए थे। जब सुनिए, जब 1915 में जब अहमद आया गांधी जी वापस आए भारत में, तो गांधी जी मैंने पहले तो अंग्रेज का सपोर्ट करते थे, ठीक है। इसलिए मानी अंग्रेज का चमचा कुछ दिन तक महात्मा गांधी को कहा जाता था, ठीक है। और कहा नहीं जाता था तो कुछ समय लग रहा था भारतीय जनता को जैसे ही कहा जाता है, क्योंकि 1916 में गांधी जी भारत में आए तो 1916 में गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दिया गया। 1916 में गांधी जी को क्या कहा गया? सार्जेंट की उपाधि। 1915 में गांधी जी को क्या दिया गया? सार्जेंट की उपाधि। 1915 में ही गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था, केसरी, ठीक है। तो 1916 में ही गांधी जी 1915 में ही गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दिया गया। किसके द्वारा? 1915 में तो अंग्रेज के द्वारा, ठीक है। अंग्रेज के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि और सार्जेंट की उपाधि किसको दिया गया? गांधी जी को। ध्यान से सुनिए,
1915 में दिया गया था सार्जेंट और केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी को। लेकिन एक बात गौर कीजिए, जो सार्जेंट की उपाधि क्यों दिया गया, तो महात्मा गांधी 1915 में आए थे तो 1914 में विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में महात्मा गांधी बोले थे भारतीय को, जो भारत को आजादी चाहिए तो अंग्रेज को सपोर्ट करो, अगर अंग्रेज जीत गया तो भारत के लिए अच्छा, माने कि बोला है भारत के लिए अच्छा करेगा या अच्छा सोचेगा या भारत छोड़ करके चले जाए, माने कि महात्मा गांधी का कहना था जो अंग्रेज हमको बोला था, अंग्रेज तो बोला था ही, तो महात्मा गांधी बोले जो अगर हम सब भारतीय अगर अंग्रेज को साथ देते हैं तो अंग्रेज क्या करेगा, प्रथम विश्व जीतेगा तो भारत छोड़ करके चलेगा। सभी लोग खुशी खुशी माने कि महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेज को साथ दिए, इसलिए अंग्रेज क्या माने की उपाधि दे दिया, सार्जेंट की उपाधि। और किसने हिंद उपाधि महात्मा गांधी को इसलिए चला था, माने कि दिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में क्या किए थे, दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस चालू करवाए थे। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दिए थे। प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिए थे इसलिए दिया गया था। और ये केसरी हिंद उपाधि महात्मा गांधी को क्यों दिया गया, एम्बुलेंस सेवा दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्या किए थे, एम्बुलेंस चलवाए थे। ठीक है, राइटिंग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है तो जरा देख लीजिएगा, इसके लिए मैंने कि रियली सॉरी। चलिए 1915 में गांधी जी को सार्जेंट और केसरी हिंद उपाधि दिया गया, क्यों दिया गया ये हम बता दिए। 1900 कब दिया गया, 1915 में। ठीक है, 1915 में जब ये उपाधि दे दिया गया तो 1916 में लखनऊ जी से महात्मा गांधी शामिल हुए, नवम गरम दौर मुस्लिम लीग एक साथ हो गया, सब मिल गया, कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही दिख रहा था, ये बात गौर कर लीजिए। चलिए इरेज करते हैं। उसके बाद 1916 के बाद 1917 में 1917 में क्या होता है, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह और होम रूल लीग के आंदोलन होता है। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने होम रूल लीग की स्थापना एनी प्लस बाल गंगाधर तिलक एंड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक यानी कि दीनबंधु, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, दीनबंधु। तो होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक कब करते हैं, 1917 में। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना करते हैं और 1917 के बाद 1917 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं एनी बेसेंट। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष ये जो एनी बेसेंट है महिला है, और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष यही थी, 1917 में बनी थी। ठीक है, एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट। ठीक है, तो 1917 में कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। आज तक इससे पहले 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ, लेकिन अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी। पहली बार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। ठीक है, आयरलैंड की थी एनी बेसेंट, और यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है जो भारतीय नहीं थी। ठीक है, आयरलैंड की थी। 1917 में हम और जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना मैंने जरूरी है। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कि आपको मैंने ये बहुत बारीकी से पढ़ना है। इधर जो बताए थे इस बंगाल में आ जाने भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हल्का में नहीं लीजिएगा, सूरत अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, 1911 तो इंपॉर्टेंट है ही, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें बहुत स्टार लगा दिए। तो 1900 मैंने
17 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको मैंने बता देते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत बारीकी से सुनिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है और ये होता है बिहार के चंपारण जिला। अभी बिहार का सबसे बड़ा चंपारण जिला, मैंने बिहार का सबसे बड़ा जिला है चंपारण, ठीक है। तो बिहार के चंपारण जिला में मतलब अब तो पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दोनों हो गया, मैंने कि विभाजित हो गया है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। उस समय पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दोनों एक था। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में बिहार के चंपारण में क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण बताना जरूरी नहीं है क्योंकि पूरे संपूर्ण चंपारण में होता है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है बिहार के चंपारण जिले में, जिसमें राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को बिहार में बुलाते हैं। क्या होता है? राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को बिहार बुलाते हैं, ठीक है। अब महात्मा गांधी को बिहार बुलाते हैं तो महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ आते हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ महात्मा गांधी बिहार में चंपारण में आते हैं। इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनकी मुलाकात होता है। महात्मा गांधी को सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहली बार मुलाकात चंपारण सत्याग्रह में ही होता है। ये बात याद रख लीजिए। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? कौन बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला बिहार के पश्चिमी चंपारण में कौन बुलाता है? राजकुमार शुक्ला। किसको? महात्मा गांधी को। बुलाया किसको? गांधी जी, ठीक है। गांधी जी के साथ आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ कौन आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। तो इसी चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ला द्वारा गांधी जी को बुलाया जाता है। तो गांधी जी आते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह में। यह गांधी जी का सबसे पहला माने कि भारत में सत्याग्रह था, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कौन, कब और कहाँ था, ठीक है तो दक्षिण अफ्रीका में। ये चंपारण वाला नहीं है जो आप कमेंट में चंपारण लिख दीजिएगा। तो ये है कहाँ? तो यह दक्षिण अफ्रीका में, जरूर बताइएगा। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ला द्वारा महात्मा गांधी को बुलाया जाता है दक्षिण चंपारण में। क्यों बुलाया जाता है? अब क्वेश्चन आता है क्यों बुलाया जाता है, ठीक है। तो क्यों बुलाया जाता है? तो इसका मेन रीजन है जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था इसलिए माने कि महात्मा गांधी कहते हैं क्योंकि यहाँ नील की जो खेती होती थी उत्तम किस्म के नील जो था, ये ऑर्गेनिक वाला नील नहीं जो मानव जो बनाता था, ठीक है। जो वो नील नहीं, यहाँ पे बात किया जा रहा है जो माने कि उपजाया जाता था वो नील। तो नील की खेती को रोकने के लिए, क्या चीज के लिए? नील की खेती को रुकवाने के लिए, ठीक है। तो 1917 में नील की खेती को रुकवाने के लिए मैंने राजकुमार शुक्ला मैंने चंपारण गए थे तो चंपारण में बुलाया, ठीक है। किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को जब चंपारण में बुलाया नील की खेती को रुकवाने के लिए। नील की खेती क्या है? देखिए नील की खेती में भारतीय किसान, जिस किसान को नियम ऑरेंज बना दिया था चंपारण में, अगर भारत में किसी भी किसान है तो उसको मैंने अपने 1 बीघा जमीन में मिनिमम 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करनी ही पड़ेगी, ये मजबूरी था, ठीक है। क्या नियम बनाया था कि किसी भी किसान को अपने भूभाग के 1 बीघा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करनी पड़ेगी, ये बोल दिया था। जो 20 कट्ठा जमीन होता है कितना होता है? 20 कट्ठा जमीन, उसमें कितना कट्ठा? 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करनी पड़ेगी। और मान लीजिए और आपको दिमाग में काम चला सर जी अगर 3 कट्ठा जमीन मैंने किसी को 20 कट्ठा जमीन ही नहीं है, 1 बीघा जमीन नहीं है, तब क्या करेंगे? तो भाई बोले अगर किसी को 20 कट्ठा जमीन नहीं रहेगा तो अपने भूभाग के 15% हिस्सा में नील की खेती करना पड़ेगा। जितना भी जमीन होगा तो अपने भूभाग के कितना परसेंट? 15% हिस्सा में नील की खेती करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो यही नील की खेती को रुकवाने के लिए, देखिए और बात किया जाए तो इस नील की खेती से ज्यादा घाटा नहीं था किसान को, बस प्रॉब्लम यह था ये नील की खेती एक बार करने के बाद 3 साल तक जमीन बंजर हो जाती थी, ठीक है। तो यह नील की खेती में क्या होता था कि 1 साल तक कोई नील की खेती एक बार कर लिया तो क्या साल जमीन बंजर रहेगी? 3 साल। 3 साल में तो 3 बार उपजा कम से कम उपजाएगा तो 3 बार मैंने उपजा दिया जाएगा उस जमीन में। इसी
प्रॉब्लम था, अच्छा खासा रुपया आ जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे मतलब कि समय बढ़ता है तो सब कुछ का दाम बढ़ता है। तो नील की खेती में जितना रुपया अंग्रेज दे करके नील खरीदता था वो बढ़ाया नहीं, इसीलिए क्या कर दिया गया, विरोध कर दिया गया। और विरोध कर दिया कौन, तो विरोध कर दिया गया, नील की खेती का विरोध मैंने कर दिया गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी जब नील की खेती का विरोध किए तो महात्मा गांधी को बुलाकर आए थे राजकुमार शुक्ला नील की खेती का विरोध करवाने के लिए, और नील की खेती को विरोध कर दिया गया। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में अगर पूछे कि क्या समझते हैं तो इसके बारे में क्या लिखना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को बिहार के बिहार के चंपारण में किया जाता है। और इस चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को चंपारण बुलाते हैं, जिनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आते हैं, ठीक है। और इसी चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है, जिसमें नील की खेती को रुकवाने के लिए महात्मा गांधी ने मैंने प्रयास किए। और यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और सबसे सफल सत्याग्रह भी रहा, क्योंकि नील की खेती को समाप्त कर दिए। नील की खेती क्या था, इसमें अंग्रेज ने नियम कानून बनाया था कि किसी भी किसान को अगर भूभाग 20 कट्ठा जमीन है, यानी कि 1 बीघा जमीन है, उस 1 बीघा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करनी पड़ती थी। अगर वह नील किसी किसान को 20 कट्ठा जमीन नहीं है, अपने भूभाग के 15% हिस्सा में नील की खेती करता था। बात आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ये नील की खेती के बारे में बता दें। इसी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर देते हैं। इसी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को महात्मा कौन बोलते हैं, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, कौन बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर दिखाई दे रहा होगा तो देख लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, महात्मा की उपाधि देते हैं, ठीक है। इसलिए जब महात्मा गांधी 1917 में महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं, महात्मा, इसलिए महात्मा गांधी को 1917 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे देते हैं। तो महात्मा गांधी देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव, ठीक है। आई होप कि आप सब चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझे होंगे। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बता दिए हैं, तो चंपारण सत्याग्रह तक यानी कि आप सब जरूर से जरूर यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम मान के अलग हटते हैं, उसके बाद इरेज करते हैं स्क्रीनशॉट ले करके, और जरूर माने कि आप सब इसको पहले स्क्रीनशॉट ले करके माने हम तो बोलेंगे लिखते ही चले जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझते चले जाइए। 1918 से बताते हैं, चलिए पहले 1917 से क्या कर लीजिए, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए।